हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नींव की ईंट जो कि हिंदी 50 मार्क्स का है ना, वो नींव की ईंट कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और नींव की ईंट के राइटर है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सबसे पहले हम लोग रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में सब कुछ जान लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन राइटर के नाम से ही पूछा जाता है। ओके, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा, जैसे उनके राइटर कौन है और उनका जन्म कहाँ हुआ था, या फिर कब या कहाँ हुआ था, या फिर मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। बस इसी चार में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर वो किस काल के कवि थे। उसके अलावा और कुछ क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया हुआ है। मैं बहुत सारे साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप देख चुकी हूँ। ओके, तो और उसके बाद कहानी के अंदर से भी कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा तो मैं आप लोगों को कहानी भी बता दूंगी, नींव की ईंट कहानी क्या है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नींव की ईंट, जिसके राइटर है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो अगर आप लोग रामवृक्ष बेनीपुरी को पहचानना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसी तरीके यही है। तो इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम भी रामवृक्ष बेनीपुरी ही है। और बहुत सारे एग्जाम में मतलब कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था वो पूछा जाता है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 में हुआ था। इनका जन्मभूमि कहाँ है, तो इनका जन्मभूमि है मुजफ्फरपुर, बिहार में। ओके, इनका जन्मभूमि कहाँ है रामवृक्ष बेनीपुरी का, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्मभूमि है मुजफ्फरपुर में। ओके, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इनका मृत्यु कब हुआ, तो इनका मृत्यु हुआ 9 सितंबर 1968 में। तो आप लोग को याद रखना है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 में हुआ और इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1968 को हुई। ओके, और जन्मभूमि है मुजफ्फरपुर, बिहार में। और इनका मृत्यु स्थान कहाँ है, बिहार में। इनका कर्मभूमि कहाँ है, तो इनका कर्मभूमि है भारत। इनका कर्म क्षेत्र क्या है, तो इनका कर्म क्षेत्र है साहित्य। और क्या है आगे, इनका मृत्यु स्थान कहाँ है, तो इनका मृत्यु स्थान है, ये तो हम लोग देख चुके हैं, मृत्यु स्थान बिहार है, कर्मभूमि भारत है, कर्म क्षेत्र साहित्य है। दोबारा लाया गया है ताकि आप लोग को याद रहे। ये इनकी प्रसिद्धि किसमें है, तो स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार, नाटककार, कहानीकार, निबंधकार और उपन्यासकार। इनकी नागरिकता क्या है, तो इनकी नागरिकता है भारतीय। अब देखिए क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी की आत्मा में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए थे। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो थे ना, वो 8 साल जेल में रहे। अन्य इनके बारे में कुछ और जानकारियाँ हैं, वो भी जान लीजिए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं। तो इस चैप्टर में रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सब कुछ दूंगी मैं आप लोगों को, और नींव की ईंट कहानी भी अच्छे से बताऊंगी। तो देखिए अन्य जानकारी क्या है, ये जो रामवृक्ष बेनीपुरी है 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे। सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श पर चलते हुए उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम किया था। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था, मैं बता चुकी हूँ। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 में मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1968 में। भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार थे। ये एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले, क्रांतिकारी, साहित्यकार, पत्रकार और संपादक के रूप में अविस्मरणीय है। बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए। हिंदी साहित्य के पत्रकार होने के साथ ही इन्होंने कई समाचार पत्रों जैसे युवक 1929 में आदि भी निकाले। इसके अलावा कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम भी, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। ओके, अब देखिए इनका जन्म कब हुआ मैं बता चुकी हूँ। बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था। ये देखिए मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था, ये तो पता है। बिहार में हुआ था, बिहार राज्य में, ये भी पता है, लेकिन किस गांव में हुआ था, तो इनके नाम में ही गांव है। ओके, बेनीपुर। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव की पाठशाला में पाई थी और बाद में वे आगे की शिक्षा के लिए मुजफ्फरपुर के कॉलेज में भर्ती हो गए। ओके, ये स्वतंत्रता संग्राम पे कुछ है। तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जो भी कुछ बताना था वो मैं बहुत ही कम देर में आप लोगों को बहुत कुछ बता चुकी हूँ। अब हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे और बहुत ही इंजॉय करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अब कहानी देखते हैं। देखिए आप लोगों का कहानी क्या है, कहानी है नींव की ईंट। तो नींव की ईंट की समीक्षा प्रस्तुत करें। तो देखिए बेनीपुरी जी का प्रस्तुत निबंध नींव की ईंट गेहूं और गुलाब संग्रह से उद्धृत है।
बेनीपुरी जी के हृदय में विशुद्ध राष्ट्रीय प्रेम की धारा निरंतर प्रभावित होती रहती है। जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने समस्त सुखों को ठोकर मारकर निस्वार्थ भाव से देश सेवा की थी, आज़ादी के मार्ग में अनेकों जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने समस्त सुखों को ठोकर मारकर निस्वार्थ भावना से देश सेवा की थी, आज़ादी के मार्ग में अनेकों असहाय यातनाएं भोगी थी, आज आज़ादी मिल जाने पर वे योगी न रहकर भोगी बन गए हैं। फलतः नए भारत का निर्माण कार्य रुका हुआ है। बेनीपुरी जी ने अपने प्रस्तुत निबंध में देश की जनता विशेषकर नौजवानों को ध्यान राष्ट्र निर्माणकारी कार्य की ओर आकृष्ट किया है। जिस प्रकार नींव की ईंट काफ़ी ठोस, लाल एवं पक्की होती है तथा कलश में लगी ईंट उसकी उपेक्षा सभी बातों में गौण होती है, फिर भी लोगों की निगाहें सुंदर कलश की ओर ही जा टिकती है। नींव में पड़ी हुई ईंटों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। इमारत की मजबूती और सुंदरता के लिए नींव की ईंट का ठोस, खूब पकी हुई और काफ़ी लाल होना आवश्यक है। सबके कल्याण के लिए ये ईंटें सुदृढ़ नींव को खातिर जमींदोज हो जाती है। सत्य ठोस होता है अर्थात वह कठोर होता है, वह कल्याणकारी भी है अर्थात उसमें शिवम की भी भावना रहती है, किंतु वह कोमल नहीं है। लोग कोमल की ओर आकृष्ट होते हैं, सत्य की कठोरता की ओर नहीं, किंतु यह लोगों की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि नींव की सुदृढ़ ईंटों के उत्सर्ग पर ही यह विशाल एवं भव्य इमारत शोभा पा रही है। आज हमारा भारत स्वतंत्र है। सदियों से शोषित, दलित, अशिक्षित, अकिंचन, जर्जर समाज का नव निर्माण करना है। ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करना है जिसमें रहकर मनुष्य सुख चैन की वंशी बजा सके, दुख दरिद्र को नामो निशान मिट जाए। ऐसे समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम में से कुछ नींव की ईंट की तरह निस्वार्थ एवं निष्प्रद भाव से लोक कल्याणकारी कार्यों में अदम्य उत्साह के साथ लग जाए, तभी देश का नव निर्माण हो सकता है। बेनीपुरी जी ने अपने इस निबंध में दर्शाया है कि नए भारत के लिए हमें नई प्रेरणा और नई स्फूर्ति से अनुप्राणित अदम्य उत्साह वाले नवयुवकों की नितांत आवश्यकता है। बेनीपुरी जी ने इस छोटे से निबंध में बहुत ही बारीकी के साथ राष्ट्र निर्माण की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। इसमें संदेह नहीं कि उनकी वाणी निष्फल नहीं जाएगी। इन्होंने बड़े रोचक एवं सरल ढंग से अपने गंभीर विषय का प्रतिपादन प्रस्तुत निबंध में किया है। ओके, तो एक और लाइन है, इस पर थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए, कुछ और इसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। नए समाज के निर्माण के लिए कैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ नए समाज के लिए किस टाइप का व्यक्ति चाहिए। तो इस लेसन में क्या बोला गया हुआ है, थोड़ा ये सब भी देख लीजिए ताकि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा समझने के लिए नींव की ईंट कहानी को। भारत सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के बाद आज़ाद हुआ। विदेशियों ने इस देश को सभी दृष्टियों से तबाह और बर्बाद कर दिया। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से अंग्रेजों ने इसका शोषण किया। भारत को अपनी आज़ादी के लिए अनगिनत त्याग और बलिदान करने पड़े। लाखों व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में शहीद हो चुके हैं। कुछ के नाम तो इतिहास में जगह पा गए हैं, अधिकांश अपने को अप्रकट रखकर इतिहास की नज़रों से दूर भारत माता की बलिवेदी पर उत्सर्ग हो गए। सदियों की गुलामी के बाद मुक्त भारत हमें मिला। हमें भारत का नव निर्माण करना है, इसकी जर्जर काया में प्राण प्रतिष्ठा करनी है, एक नए एवं आदर्श समाज की स्थापना करनी है जिसमें रोग, सुख, शोक, दुख, दैन्य, अशिक्षा, बेरोजगारी, फटेहाली आदि न हो। हर मानव का जीवन सुख संपन्न हो, मानवता की रक्षा हो, अपने अतीत गौरव को हम फिर पा सके, इसके लिए हमें अथक परिश्रम करना है। किंतु ऐसे आदर्श निष्प्रिय समाज की स्थापना के लिए जैसे निष्प्रिय, निष्काम एवं निस्वार्थ सेवी भक्तों की आवश्यकता है, उनका भाव आज दिखलाई पड़ता है। लोग नाम कमाने के लिए पागल बन गए हैं, पद और यश के पीछे फिदा होकर कर्तव्य ज्ञान को सर्वथा भूल बैठे हैं। सभी नेता कहलाने के लिए व्यग्र है, ठोस कार्यकर्ता कोई बनना नहीं चाहता। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जो योगी थे वे अब भोगी बन गए हैं। लोभ का चश्मा उनकी आंखों पर चढ़ गया है, जब मंदिर का कलश बनकर ही चमकना पसंद करते हैं। नींव की ईंट बनकर समाज कल्याण के लिए निरंतर अकाम भाव से कार्य करना
कार्य करते रहने की प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव हो गया है। ऐसी स्थिति में भला, आदर्श एवं सुख संपन्न समाज की स्थापना कैसे हो सकती है? समाज अपनी पुरानी केचुली का परित्याग कर नया शरीर धारण करने के लिए आतुर है। वह नींव की ईंट की तरह चुपचाप कल्याण कार्य में अपने को खपा देने वाले नवयुवकों की ओर करुण दृष्टि से देख रहा है। ओके, तो आप लोग की नींव की ईंट कहानी पढ़ चुके हैं और आप लोग नींव की ईंट कहानी से बहुत कुछ सीखे भी होंगे। ओके, तो चलिए मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। इससे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, और मैं आप लोगों को नींव की ईंट भी पूरे कहानी को अच्छे से समझा दी। आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा बिना कमेंट किए हुए कोई भी मत जाइएगा। ओके, तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही जल्दी आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के भी वीडियो मिलेगा। तो आप लोग पे डिपेंड करता है नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।